BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. ऊंचाई से गिरना ही शान हुआ करता है, समा वही है जो आंधियों में जला करता है। आप सुन रहे हैं द ट्यून्स ऑफ योर हार्ट BSSS Rhythm दी ऑनलाइन इंटरनेशनल रेडियो से। मेरा नाम है अजय कशिश और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। भाई आज का शो ना बहुत खास होने वाला है क्योंकि मेरे साथ आज स्टूडियो की शान बढ़ाने के लिए मौजूद है 2017 में मिस एमपी रह चुकी मिस पॉपुलर फेस 2018, सावधान इंडिया और कई सारे ऐसे टीवी कमर्शियल्स में काम कर चुकी प्रतीक्षा श्रीवास्तव। और मैं अपने लिसनर्स को एक बात और बताना चाहूंगी कि हाल ही में इनकी मूवी धाकड़ में ये आपको नजर आने वाली है। हाय प्रतीक्षा, हाउ आर यू? हाय कशिश, आई एम गुड, आप बताइए। बस मैं भी बढ़िया। और BSSS Rhythm आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे BSSS Rhythm आके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये एक नया मेरा रिलेशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई फील सो हैप्पी। बहुत खुशी होती है मुझे कि दोबारा मुझे इनवाइट किया गया है एंड आई फील वो सेम वाइब और बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइब है यहाँ की। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। वी आर रियली थैंकफुल टू हैव यू मैम। और बात की जाए आपके करियर की तो आप पेशे से एक लॉयर रह चुकी हैं और आप अब एक्टिंग फील्ड में अपने कदम रख रही हैं। तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस? क्या आप अभी भी लॉ प्रैक्टिस में करती हैं? और क्या आपने हमेशा से ही एक्टिंग का ही सोचा था या लाइक कि मतलब इट्स लाइक ड्रिफ्ट, लाइक आप एक लॉयर थी, अब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो ये काफी ड्रिफ्ट है, लाइक इट इज लाइक ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। तो क्या आपका ऐसी जर्नी रही? कैसे आपने ऐसे इसमें कदम रखा? क्या सोचा आपने? तो मैं यहाँ से शुरुआत करूंगी कि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ वहाँ पे सब प्रोफेशनल्स हैं। हाँ जी। माय फादर वाज अ डॉक्टर, माय मदर इज अ प्रोफेसर एंड वहाँ से मैंने एक चीज़ जरूर सीखी थी कि आपकी एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हमेशा मेरे घर में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, इसीलिए मैंने लॉ एज अ प्रोफेशन चूज किया एज माय प्रोफेशनल डिग्री। एंड जो डांसिंग, एक्टिंग और ये सारे मेरे इंटरेस्ट थे, ये सब स्कूल टाइम तक तो हॉबीज ही थे। एंड लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे बहुत समय देना पड़ता है पढ़ाई को। दोज 5 years करेक्ट। सो 5 years in law school, again it was totally dedicated to studies। और पढ़ाई के साथ साथ मैं कॉलेज में क्लासिकल डांस सीखा करती थी और बहुत सारे स्टेज शोज ऑर्गेनाइज करती थी। तो मेरा वहाँ पे इंटरेस्ट जो था हमेशा से, मैंने आर्टिस्टिक फील्ड में एक अप्रोच थी आपकी हमेशा से। जी मैं हमेशा से बचपन से एक आर्टिस्ट भी रही हूँ। कहते हैं ना, एक कलाकार जो होता है वो कभी भी कलाकार को एक प्रोफेशन में या उसमें बांधा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो वो हर बार मेरा अंदर का कलाकार कहीं ना कहीं बाहर आता ही था। तो फिर मैंने क्या किया, आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा जॉब लगा मुंबई में एंड मुंबई में मैं प्रैक्टिस कर रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट में 2.5 years। और फिर उसके बाद पिछले साल जनवरी में मैं कुछ ऑडिशंस देती थी, कुछ कॉर्पोरेट फिल्म्स कर देती थी वीकेंड्स पे, क्योंकि समय नहीं मिलता है जब आप 9 to 5 जॉब में होते हो। लेकिन जो पैशन होता है अंदर वो हमेशा आपको पुश करता है। तो मुझे हमेशा से ये जरूर पता था कि मुझे ऐसा कहा गया था घर से भी कि कुछ बन जाओ, एक स्टैंडिंग ले लो एंड सही गलत की समझ हो जाए और उसके बाद देन यू कैन जो करना है करो, व्हाटएवर यू वांट बेसिकली। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने कुछ टाइम जॉब किया, समझा चीजों को और वो पीपल इंटरैक्टिव मेरा प्रोफेशन भी था और थोड़ा जगह को समझा, मुंबई को समझा और उसके बाद फिर मैंने कुछ एक्टिंग प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट किए। बट पिछले साल जनवरी में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे 2-3 महीने देना चाहिए अपने पैशन को, अब देना चाहिए क्योंकि अब आई एम सेटल्ड। सो एनी टाइम मेरे पास एक बैकअप है, लाइक अगर नहीं वर्क किया कभी प्रोफेशनली एक्टिंग या डांसिंग जो भी, तो आई कैन कम बैक टू लॉ। आई थिंक यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आजकल की जनरेशन में हम अगर देखें तो पीपल आर लाइक 18-19 की उम्र से दे आर इनटू लाइक हमें तो एक्टिंग करनी है वो, और एक्टिंग एक बहुत ही अनसर्टेन फील्ड। बिल्कुल, ये बात मैं वहाँ पर काफी टैलेंट है हमारे पास, काफी लोग हैं जो कि दे आर ऑलरेडी वेरी टैलेंटेड। जी तो एक ये अनसर्टेनिटी का इशू जो है ये यहाँ पर पढ़ाई करने से क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। ओके, तो आपकी जर्नी में सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है? मैं तो ये कहूँगी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोल मेरे लिए ये रहा है कि पहली बात तो खुद को आप कभी कभी नहीं समझ पाते हो। जब आप एकदम कॉलेज से आप ग्रेजुएट किए हो
आपका प्रोफेशन, आपका फैमिली प्रेशर, आपका पैशन, सब कुछ साथ में इट्स है। लाइक यू आर blooming into a flower. जी आप उसमें एक चीज हो सकती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वी टेंड टू डिस्ट्रैक्ट, हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पे रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक टाइम पे एक ही चीज करें। जी। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अभी भी लॉ पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है। मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस So do you स्टार्ट किया। still in practice? यस सो मैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फील्ड में ही मैंने अपने लॉ का भी स्टार्ट किया, अच्छा। क्योंकि लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया था। हाँ, तो basically. लॉकडाउन तो हम सभी के लिए इस तरीके से था हाँ, कि एक टर्निंग पॉइंट है सबकी हाँ, लाइफ का। तो सबके प्लान्स खराब हुए। और इवन मैंने भी जो जॉब क्विट किया था उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट ही किया और मार्च में लॉकडाउन हो गया था। और मैं तो मुंबई में फंसी हुई थी सबसे ज्यादा। तो आपने लॉ क्विट किया? मैंने जॉब क्विट किया था। अच्छा, law, हाँ okay. तो लॉ क्या होता है ना कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस जब स्टार्ट करते हो, हाँ जी, अ लॉयर कैन जी। प्रैक्टिस बाय ऑन इट्स ओन इंडिविजुअली आल्सो। तो मैंने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने उसी एरिया में फिर पढ़ाई स्टार्ट करी और उसी एरिया में मैंने क्लाइंट्स बनाना स्टार्ट किए। तो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, उनको अप्रोच किया एज अ लॉयर और वहाँ पे अपने प्रपोजल्स दिए और अब मैं उनके अग्रीमेंट्स करती हूँ। अच्छा। तो वो ऐसा काम है कि आप अग्रीमेंट बेसिस पे अगर काम कर रहे हैं या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं लॉ में, तो आपके पास बहुत समय होता है दूसरी चीजों को देने के लिए। तो शाम को मेरे थिएटर्स चलते थे और मैं रिहर्सल्स कर रही थी और दिन भर फिर मैं ये जब भी अग्रीमेंट्स आते थे तो मेरा क्लाइंट मीटिंग्स होता। ये लॉकडाउन के थ्रू मैंने समझा कि लॉ को पूरी तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो मेरा एक तरह से ब्रेड एंड बटर, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है लाइफ में। और जैसे कि आपने कहा कि एक्टिंग फील्ड और डांसिंग, कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड जो है वो कभी बहुत अनसर्टेन होती है और लॉकडाउन में तो सारी आर्टिस्टिक चीजें बंद। हाँ, बेसिकली हम जी, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, स्पेशली लड़कियों के लिए मैं कहूँ। लड़कियों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो आगे, आप चाहते हो कि वो आपका खुद का डिसीजन हो, तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंडिपेंडेंट जरूरी है। होना हाँ। बहुत जरूरी है। तो मतलब मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि हमारे जो सोसाइटी में जी काफी ऐसे थॉट्स और मिथ्स हैं जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हाँ, लेकर बेसिकली, हाँ, कि बिल्कुल। भाई ऐसी चीजें होती हैं क्या, या हम्म, हमारे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, या हमें हाँ। प्रिटी फेस की जरूरत हाँ, है, हाँ। या हमें हार्ड वर्किंग होना, मतलब उससे होने से कोई मैटर नहीं करता। हाँ जी। कॉन्टैक्ट्स और प्रिटी फेस और ये सब, तो भाई ये सब चीजें क्या वाकई में एग्जिस्ट करती हैं? देखिए मैं ये कहूंगी कि अपने एक्सपीरियंस से हाँ। कि ये हर फील्ड में एग्जिस्ट करती है। अच्छा। ये सिर्फ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में नहीं, हाँ। बस क्योंकि वो कैमरे के सामने है और वो उन्हें हम रोज टीवी देखते पे हैं, ऑनलाइन witness देखते हैं, करते तो हैं। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ ज्यादा होता है। हाँ। पर एक्चुअली हर फील्ड में, मैं तो दोनों फील्ड में रह चुकी हूँ, लॉ में भी रह चुकी हूँ, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि एक समय पे आपका पैशन, आपका हार्ड वर्क और ये बहुत काम आता है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी जगहों पे कॉन्टैक्ट्स भी काम आते हैं, लेकिन अगर आप में पोटेंशियल है, कैलिबर है, आपने खुद पे इतनी मेहनत की है, तो कभी ना कभी तो आपको रिवर्ट मिलेगा ही मिलेगा। बस लगे रहना जरूरी है चीज़ों में। पेशेंटली आई थिंक चीजों को हैंडल करना बहुत बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। और उसी चीज में काम करते रहिए, जो आपको चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। ये इस चीज में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बिलीव करती हूँ। अच्छा। तो वो जरूर बिल्कुल मैं मानती हूँ इस चीज को। तो के मतलब बेसिकली आपने कहा कि अपन को हार्ड वर्क करना चाहिए जी। और डिटरमिन्ड होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर, बट जहाँ पर आई थिंक सोसाइटी में अगर लड़कियों की बात आती है, जी तो ऐसा कहा जाता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज नॉट बेसिकली सेफ फॉर सेफ। गर्ल्स। हाँ, आई विल कम टू दैट तो पॉइंट। ऐसा क्या वाकई में है? देखिए मैं ये कहूंगी कि अगर आपका जो कंडक्ट है हाँ जी। वो सही होना चाहिए, चॉइस आपको मिलेगी कि आपको कोई ऐसा कदम उठाना है या नहीं उठाना है, वो चॉइस आपके पास है। तो जैसा मैं कहती हूँ कि एक लड़की अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और उसके पास एक बैकअप अच्छा प्लान है, तो वो मजबूर नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आज की डेट में हमें अपने ऊपर काम करना जरूरी है। जब आप किसी रूम में एंटर हो तो आपके ऑरा से, आपकी वाइब से सामने वाले को पता चल जाना चाहिए कि आप उस तरीके के इंसान नहीं है, तो आपको कुछ ऑफर ही नहीं किया जाएगा ऐसा। हाँ। और आपकी तो मैं जो मिथ्स की बात आप कर रही हैं, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये डर हमेशा से मेरी फैमिलीज में भी रहा है। तो ये मैं मानती हूँ कि ऐसा है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो बात जी, यही बिल्कुल, है। हाँ बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, हाँ। आप उतना ही ज्यादा सामने वाले को स्ट्रॉन्ग नजर भी आएंगे। जी। तो सब कुछ हमारे हाथ में है, मैं ये कहती हूँ। हमेशा चॉइस दी जाएगी, जबरदस्ती कभी कहीं नहीं होती, आपके हाथ में है।
बहुत अच्छी ये- बात ये कही मैम ये आपने। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपने कहा कि हमारी फैमिलीज में आजकल मतलब इतनी आसानी से कोई हाँ, नहीं मानता है, हाँ हाँ। तो क्या आपकी फैमिली हमेशा से सपोर्टिव थी? मेरी फैमिली में मेरे फादर खुद आर्टिस्टिक फील्ड में रहे हैं, वो खुद मंच संचालक भी रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा एज अ हॉबी इस चीज को बहुत प्रमोट किया है और मुझे प्लेटफॉर्म्स भी काफी दिलवाए हैं। लेकिन माय मॉम ऑन द अदर हैंड वो हमेशा से एकेडमिशियन रही है, तो ऐसा होता था कि 80% मार्क्स लाओगे हाँ, तो तुम एनुअल फंक्शन में मिलेगा। परफॉर्म कर सकते हो। तो पढ़ाई हमेशा से जरूरी थी, एक लेकिन priority थी, मैं जब मैंने इसको एज अ प्रोफेशन बनाने की कोशिश करी, जब मैंने हम्म। बताया कि मैंने 9 to 5 जॉब अपनी क्विट की है, लैक्स पर एनम की जॉब मैंने क्विट कर दी है, और इट्स अ बिट शॉकिंग, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मतलब शॉक हो जाता हाँ है। हाँ हाँ हमारे- हाँ, तो मैंने उनसे जब ये बात कही थी तो वो थोड़े से टेंशन में हाँ। जरूर आए थे, क्योंकि अपनी सोसाइटी में लड़कियों की एक एज भी होती एज है, होती है, या। हाँ, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एक एज है। हाँ, तो जी, बिल्कुल। पर क्या होता है ना कि मैं आगे रिग्रेट करूं इससे अच्छा हाँ। कि मैं आज एक स्टैंड लूं। और हम्म। क्यों, जैसा मैंने कहा कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, इसलिए मेरे उस डिसीजन को सपोर्ट कर दिया गया। Support कर दिया गया। सो वो ये चीज है। आज मैं प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, धाकड़ किया, आगे भी एक नेटफ्लिक्स की Congratulations for Thank you. that. हाँ, तो अब मैं प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, तो अब उन्हें अब भरोसा होता है कि चलो जो जिस जिद करी हाँ। तो कुछ बदल रही है, हाँ। वैसा। अच्छा, और आपने 2017 में मिस एमपी जीता था और जी। 2018 में मिस पॉपुलर फेस जी, जीता था। जी, तो जी। ये आपने अपने ग्रेजुएशन के पहले लाइक स्कूल टाइम में किया या ग्रेजुएशन करते करते किया? अच्छा, अब इसी क्या जर्नी थी? ये तो किस्मत से हुआ, जैसे अच्छा। मैं आपको कहती हूँ, मैं बचपन से फिल्में बहुत देखती थी, हाँ, हाँ। तो मुझे मतलब एक्टिंग का कीड़ा था हाँ, बचपन हमेशा से था। मैं थिएटर भी करती थी हाँ। स्कूल टाइम में। तो क्या हुआ था कि 2017 में मेरा फाइनल ईयर चल रहा था और मैं एनएलयू ओडिशा से पढ़ी हूँ, तो मैं छुट्टियों में आई हुई थी एंड उसी टाइम ऑडिशंस चल रहे थे। अच्छा, तो एक बार रैंप वॉक करना तो बनता है, मैंने हाँ। इसीलिए मैंने कन्विंस किया पापा हाँ। को कि मुझे ऑडिशन देना हाँ। है, और मैं ऑडिशन देने पहुंच गई। हाँ। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं वो जीत जाऊंगी। जीत जाऊंगी। तो मेरा बस ये था कि मुझे एक बार रैंप पे वॉक करने मिल जाए एंड ठीक है, फिर तो डिग्री कंप्लीट करके आके लॉ की हाँ। पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो मैंने वो पेजेंट किया, 10 दिन की ट्रेनिंग थी उसमें एंड आई एंडेड अप विनिंग इट। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो प्रोफेशन है लॉ का, वो मुझे कम्युनिकेशन स्किल और सब में बहुत हेल्प किया। हाँ। तो उस वजह से मैंने पेजेंट जीता, और जीतने के 2 दिन बाद ही मैं वापस कॉलेज चली गई, मेरे फाइनल एग्जाम्स थे। अच्छा, तो मतलब आप हाँ, ग्लैमर वो एंजॉय नहीं कर पाए ना? बिल्कुल मतलब नहीं कर पाई। टेंशन नहीं। हाँ, एक हफ्ते तो नहीं कर पाई, और उसके बाद फिर देन व्हेन दिस थिंग हैपेंड, जब हाँ। टाइटल जीता मैंने, तो कॉलेज में बहुत वो हो गया था, हाँ, बहुत फेमस ये हो गया था। तो लोग मुझे कहने लगे थे कि आप बंद कीजिए हाँ। एंड आपको तो इंडस्ट्री में जाना चाहिए, बट क्योंकि 5 साल की पढ़ाई इम्पोर्टेंट हाँ हाँ लाइक दैट, तो ऐसे ही मैंने पेजेंट जीता। ऐसे ही अगले साल फिर रवीना टंडन जी का एक पेजेंट हुआ था अच्छा। भोपाल में, तो वो भी भोपाल में ही हुआ था। ओह, तो- अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एमपी के टेक्सटाइल्स प्रमोट करे थे हाँ। वो लोग, चंदेरी महेश्वरी, Okay, एंड wow. उसमें फिर देन मैंने मिस पॉपुलर फेस। वाओ, अमेजिंग। अच्छा, ओके, तो आपने अभी लेटेस्ट में अपना माइलस्टोन लिया है YouTube पर, जहां पर आपके डांस वीडियोस पे 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट आल्सो। थैंक यू। तो आपका फिर डांस में कैसा क्या? बचपन से डांस? जी, मैं एक्चुअली सबसे पहले डांसर ही थी। हाँ, तो जब मैं 5 साल की थी, हाँ। तो मैंने डांसिंग करियर, डांसिंग हाँ। से ही शुरुआत की थी कि मेरे अच्छा। अंदर एक कलाकार है, वो डांस से ही बाहर हम्म। आया था। तो मैं बहुत परफॉर्मेंसेस करती थी स्कूल में भी, बहुत ज्यादा जी, डांसिंग जी, को लेके। हाँ। आज भी मेरी टीचर्स मुझे एज अ डांसर ही ज्यादा जानती है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ था, मैं मुंबई में हमेशा संडे वर्कशॉप जाती थी डांस की, हम्म। क्योंकि एक ही चीज होती है जो आपको एक स्ट्रगल भरी लाइफ से खुशी देती है, हाँ। दैट इज पैशन। इट्स लाइक यू आर रिलीविंग योर स्ट्रेस। करेक्ट। तो वो संडे की वर्कशॉप के जो वीडियोस होते थे, मैंने लॉकडाउन में वो सारे एक यूट्यूब चैनल बना के डाले हाँ। थे। एंड उसके साथ साथ मैं खुद एक कुछ क्रिएटिविटी हाँ। डांस में करती रहती हाँ, थी। मैंने क्लासिकल सीखा था, हाँ। तो कुछ ना कुछ मिक्स करके। एंड लकीली अभी दिसंबर में मेरा एक डांस वीडियो वायरल हो गया था, दैट इज Okay. निम्बोडा। हाँ, यू yes. कैन वॉच ऑन हाँ, प्रतीक्षा मैंने श्वास देखा है ये। या यूट्यूब चैनल। एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरे और डांसेस हाँ। वायरल होते गए। मेरा चैनल अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हिट कर चुका है। एंड ये सब इसलिए होता है, मैं वही बोलती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप एक चीज में अगर डटे रहो, हम्म। लगे रहो कि आपको कुछ करना है, वो जरूर होता है।
ओके एंड दैट्स हाउ माय YouTube चैनल गॉट एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, तो बेसिकली आपने अभी तक करियर में बहुत सारे ऐसे मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स और ये सब कॉर्पोरेट रोल्स किए हैं, तो ऐसा कोई चैलेंजिंग रोल आपको लगा जो आपकी पर्सनालिटी से एकदम डिफरेंट था और उसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत आपको मशक्कत करनी पड़ी? ओके, तो मैं अभी उस लेवल पे पहुंची नहीं हूँ जिस लेवल पे आप ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी बहुत कुछ आगे सीखना और करना जरूरी है, क्योंकि नहीं, बट यू आर ऑलरेडी अ स्टार यार। नहीं अभी ठीक है, ओके, थैंक यू, आप बोल रहे हो तो, लेकिन बहुत आगे जाना है इसमें भी। एंड अभी तक जो जितने भी रोल्स मैंने निभाए हैं कॉर्पोरेट में, तो सब कुछ एकदम ऑफिशियल और फॉर्मल होता है। अभी रिसेंटली जो मैंने सावधान इंडिया का एक लीड रोल मैंने जो निभाया था, उसमें मुझे बुलेट चलानी थी। हाँ, योर एंट्री वाज लाइक, है ना, बुलेट से चश्मा निकालते एकदम टशन में। तो एकदम वो धड़क मूवी जो थी वैसा कैरेक्टर था, और मुझे बुलेट बाइक कभी नहीं आता था चलाना। सो दैट वाज समथिंग चैलेंजिंग। और 2 दिन पहले मैं कास्ट हुई, तो मुझे बताया, 2 दिन में बाइक सीखनी पड़ी, कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप किया। बुलेट मुझे कहीं नहीं मिल रही थी, तो मैंने नॉर्मल बाइक की प्रैक्टिस की, और वो भी मैं थोड़ा डर की चला रही थी। बट पहले दिन मुझे बुलेट थमा दी गई, और जो डायरेक्टर थे वो मुंबई से आए हुए थे, तो आप उनके सामने, क्योंकि भोपाल के आर्टिस्ट हैं आप, भोपाल ऐसा था उनके दिमाग में, तो प्रूफ भी करना था खुद को पॉइंट। सो बस मैंने, आई मीन दैट इज सम कैरेक्टर व्हिच आई वुड से कि मैं, हाँ, मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था। सिर्फ बाइक चलाना नहीं, और भी दूसरी चीज है कि कैमरे पे पहली बार आप एज अ लीड आ रहे हो, आप ही दिखोगे, हॉटस्टार पे आप लिस्ट होने वाले हो, तो उसमें आपका फेस एक्सप्रेशन से पता नहीं चलना चाहिए कि आपको बाइक चलानी नहीं आती। एंड फिर मुझे ओल्ड सिटी में उन्होंने जो अपना सबसे एरिया है वहां पे मुझसे बाइक चलवाई है वन वे में। सो वो एक, मैं समझूंगी बहुत बड़े आर्टिस्टों के साथ भी मैंने पहली बार काम किया, तो वो एक काफी चैलेंजिंग। ओके, एक आपने सिटी की बात बताई कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो बेसिकली भोपाल सिटी है, मतलब ऐसे छोटी सिटी एक मैटर करती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट तो हर सिटी में अच्छा ही होता है, बहुत अच्छा होता है। तो क्या ये सारी चीजें वहाँ पर भी मैटर करती हैं, लाइक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, कि आप एक बड़ी सिटी से बिलोंग करोगे? नहीं, आज किया जाएगा? नहीं, एक्चुअली वो मेरे साथ तो वो नहीं हुआ। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ गई हूँ वो मेरी काबिलियत के ऊपर या मेरे टैलेंट के ऊपर मैं सिलेक्ट हुई हूँ। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स इनफैक्ट लीगल फील्ड में रहे हैं मुंबई में भी, लेकिन मुझे उनका इस्तेमाल करना इसलिए नहीं पसंद आता है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ में एक टैलेंट है, पहले मैं वो दिखा लूं, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ देखा जाएगा। तो सिटी का कोई लेना देना नहीं है। इवन आप जितने भी एक्टर्स को देखेंगे बहुत कम है जो महाराष्ट्र मुंबई से ही है, सब लोग कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं। तो सिटी का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगी कि स्मॉल टाउन वैल्यूज जो होती है वही मेरे लिए तो वही वर्क करी है कि सिंसियर रहना, पंक्चुअल रहना, हर चीजों की, हर चीज की कीमत समझना, छोटी बड़ी चीजों की कीमत समझना, ये सारी स्मॉल टाउन वैल्यूज है। तो सिटी का आपके टैलेंट से या आपकी सक्सेस से कोई लेना नहीं। तो अब बात एक्ट्रेस या और एक्टर की हो ही रही है, तो आपको कोई ऐसा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस, और आपको क्यों पसंद है वो, आपको क्यों इंस्पायर करता है वो? ओके, देखिए, स्टार और हीरो हीरोइन की बात अलग है। अगर आप एक्टर पूछ रहे हैं तो मेरे लिए कोंकणा सेन शर्मा, मुझे वो बहुत पसंद है। क्योंकि उनकी एक्टिंग स्किल देख लीजिए, वो लीड एज अ हीरोइन भी रह चुकी हैं, वो कैरेक्टर रोल्स भी बहुत अच्छा करती हैं, और समहाउ मुझे उनका एक पर्सोना काफी पसंद है। और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके मैं नाम ले सकती हूँ, पर आपने एक पूछा तो मेरे दिमाग में भी सबसे पहली वही आई। नहीं, सबसे पहली वही आई, वो है। एंड मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं उनकी तरीके की किरदार निभाऊं। अमेजिंग। सो शी इज द वन। ओके, और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर किसी लड़की को या किसी भी एक हमारी सिटी में या यूथ ले लीजिए या बीएसएसाइट्स ले लीजिए, अगर हम लोगों को ये लाइक परस्यू करना है इन दिस फील्ड, तो हम क्या ऐसे बेबी स्टेप्स लें या क्या ऐसा करें जिससे कि हम वहाँ पर अपने पैर जमा सकें? सबसे पहले तो आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्योंकि उससे सही गलत की समझ आती है। और मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये बोलूंगी कि अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करें। पर्सनालिटी का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ लुक से, पर्सनालिटी का मतलब ये कि आपका डिक्शन, आपकी बात करने का तरीका, आपका अप्रोच करने का तरीका, और एक वैल्यू सिस्टम और एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लेकर आइए। एंड उसके बाद किसी भी फील्ड में घुसिए, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या कोई और।
इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये चीजें बहुत मैटर इसलिए कर जाती है क्योंकि वहीं पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आप एक ऑडिशन रूम में घुसेगा हाँ जी, और आपका वे ऑफ टॉकिंग और डिलीवरिंग हाँ, ये बहुत I think सारे सब लोगों से- कुछ आपको हाँ। मिरर कर देता है कि आप कैसी बिल्कुल पर्सनालिटी बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो दैट इज समथिंग यू ऑल कैन एक्चुअली Okay. फॉलो। तो आपने अपने रोल, ऐसा कोई आपका रोल जो आपको आपने रियल लाइफ में मतलब उस रोल से काफी कुछ सीखा हो, या कुछ ऐसा इंस्पायरिंग रोल अगर आपने कभी किया हो, या ऐसी कुछ लाइफ में कुछ इंस्पायरिंग चीज हुई हो जो कि एक टर्निंग पॉइंट हो आपकी लाइफ में, तो ऐसा कुछ? एक्चुअली रोल तो अभी मुझे बहुत करने हाँ। हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताती हूँ जो बिल्कुल, लॉकडाउन के थ्रू हुआ। बिल्कुल, मैं 18 मार्च को एक शूट कर रही थी मुंबई में एंड 19 मार्च से लॉकडाउन लग रहा था एंड हम लोग 3 से 4 महीने फंसे हुए थे मुंबई में लॉकडाउन में एंड मैंने उसी टाइम क्विट भी किया था। तो Okay. मेरा सबसे बड़ा एक इंस्पिरेशन रहा है आज जो मैं अपनी लाइफ देखती हूँ और लॉकडाउन के जो 5 महीने थे मेरे मुंबई में, नॉट गिविंग अप एंड डिप्रेसिव स्टेट में नहीं जाना, क्योंकि एक हो गया था, एक बीच में टाइम आया था कि जॉब क्विट किया है इस पैशन फील्ड में, अपनी पैशन के लिए आई एम वर्किंग, और फिर बंद है 1 BHK के अपने एक फ्लैट में, बाहर नहीं निकल सकते, एक डर था, बहुत सारी वो चीजें थी। हाँ। तो उस पॉइंट पे भी घर से क्या मैं क्रिएटिव प्रोड्यूस कर सकती थी, मैंने उस पे ध्यान दिया, ना कि इस पे कि मैंने क्या कर दिया या मेरी लाइफ में क्या हो गया। ओके, सो आज मैं जब अपनी लाइफ देखती हूँ, हाँ। यूट्यूब चैनल हो या फिर प्रोजेक्ट्स, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स, तो वो बहुत डिफरेंट है। Different है। अगर मैंने तब गिव अप कर दिया होता हाँ। तो आज शायद मैं ये सब नहीं कर रही होती। तो लॉकडाउन आपके लिए मेंटली चैलेंजिंग था? काफी चैलेंजिंग था क्योंकि मुंबई में फंसे थे, यहाँ पेरेंट्स हाँ। भी टेंस हाँ, थे और दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट उससे ओवरकम करना ही एक बहुत बड़ा So टास्क था। what is the key of not giving up? आपने कहा गिव अप नहीं करना चाहिए, कितना भी अपन के पास कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, डिफिकल्ट हार्ड टाइम्स क्यों ना हो, बट आपको यू शुड नॉट गिव अप। ये हमेशा एटीट्यूड आपके साथ रहना चाहिए। तो ये एटीट्यूड कैसे लाए? अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए और मेक श्योर करिए कि आपकी स्ट्रेंथ आपके वीकनेसेस से ज्यादा हो। अगर आप एक पेन पेपर उठाकर अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखते हैं, तो अगर आप अपने स्ट्रेंथ कम और वीकनेसेस ज्यादा लिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका नेगेटिव मेंटालिटी ज्यादा चल रहा है। क्या बात Negative- कही है, बिल्कुल। तो बिल्कुल अपने सही। वीकनेसेस को लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस पे काम कर सकते हैं आप, और स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको एक पॉजिटिव पॉजिटिव माइंडसेट अप्रोच देती है। तो नॉट गिविंग अप का यही एक तरीका मैं अपनाती हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स लिखती हूँ पहले, और वो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी ज्यादा हो मेरी वीकनेसेस से, और वीकनेसेस जो होती है उस पे मैं वर्क करती हूँ। ये दिस इज द की फॉर नॉट गिविंग Not अप, giving up. माय एक्सपीरियंस। अच्छा, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? मतलब Okay. इन द सेंस मैं ऐसे देखती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ना सक्सेस की अलग-अलग परिभाषाएं होती जी, हैं, अलग-अलग जी। डेफिनेशंस होती हैं। जी, तो सक्सेस की परिभाषा आपकी है क्या बेसिकली? नितीक्षा हाँ। श्रीवास्तव के लिए व्हाट इज सक्सेस? ओके। तो देखिए एक समय था जब मुझे लगता था कि मेरे लिए हाँ। सक्सेस पैसा कमाना है, क्योंकि उससे आई कैन डू Obviously, एनीथिंग। हाँ, पैसा मैंने कमा के देख लिया। हाँ। फिर मुझे एक समय पे लगता था फेम मेरे लिए पैसा कमाना है। फेम भी रहा ही था, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अभी मुझे इस स्टेज पे लगता है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस इज द की टू इज द की टू सक्सेस, दैट इज सक्सेस फॉर मी। इफ आई एम, अगर मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ और मैं हैप्पी हूँ अपने काम से और मेरे जो एथिक्स हैं वो एकदम जगह पर है, तो आई एम सक्सेसफुल। मेरे लिए ये सक्सेस है। ओके, तो ऐसी कुछ चीज जो आप हमारी सोसाइटी में चेंज करना चाहेंगे, लाइक ऐसे कुछ एक्चुअली मैं आपको नॉर्म्स या कुछ नेगेटिविटी आपको दिखती है? जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि सक्सेस हैप्पीनेस है, लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते, खास करके हमारी यूथ। आपने Correct. बहुत अच्छी बात उठाई है कि सक्सेस जो है वो हैप्पीनेस होती है, सेटिस्फैक्शन होती है Correct. अपनी इनर सेल्फ का। बट हमारी यूथ आजकल ये सोचती है कि अगर हम पैसे कमा लेंगे, फेम मिल जाएगा हमें, तो वो हमारे लिए सक्सेस है। तो आप उनको क्या ऐसा कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ओके, तो सोसाइटी में मैं क्या चेंज चाहती हूँ, मैं इस हाँ। तरीके से थोड़ा सा नहीं सोचती हूँ। हाँ। मेरा ये है कि मैं सोसाइटी को क्या अच्छा दे पा रही हूँ, तो वो चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यूथ को भी यही कहना चाहूंगी जो हमारी जनरेशन है या अर्ली 20s में है, कि अपने आप को ऐसा बनाए कि हम क्या दे पा रहे हैं सोसाइटी में। इट्स वेरी इजी टू सिट इन क्रिप के सोसाइटी में ये नहीं है, है ना, हम कभी एज ह्यूमन माइंड इज लाइक दैट, लेकिन आप सोसाइटी में क्या एज बिकॉज यू हैव कम ऑन अर्थ, आप पैदा हुए हैं, हाँ। तो किसी पर्पस से हुए हैं, तो आपका पर्पस क्या फुलफिल हो रहा है, बिल्कुल सही। तो हम कुछ अच्छा देके जाएंगे सोसाइटी में, तो वो चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, तब जाके हमें आसपास की चीजें अच्छी दिखें।
दिखने लगेंगी। सो मैं ये कहना चाहूंगी यूथ को कि यार डू समथिंग व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी, एट द सेम टाइम कुछ अच्छा देके जाए हम। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और हमारे लिसनर्स को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? बीएसएस को मैसेज क्या देना चाहेंगे? बीएसएस रिदम देखते रहिए, बहुत यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, मुझे पता है क्योंकि मैं काफी फॉलो करती हूँ, एंड यहाँ पे बहुत क्रिएटिव चीज बाहर आती है, और एट द सेम टाइम काफी अलग अलग प्रोफेशन से आप लोगों को बुलाते हैं, एंड बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो यस, एंड कीप वॉचिंग, और एट द सेम टाइम थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ओके, एग्जैक्टली। और शो का यहाँ पर अंत करते हुए आखिर में 2 लाइन कहना चाहूंगी आप सभी के सामने, और धन्यवाद देना चाहूंगी तितीक्षा मैम को फॉर कमिंग। तो भाई लाइन ये है कि क्षमा को बनने के लिए भी जलना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मोमबत्ती कहलाती है। तो इसी के साथ अंत हो गया है हमारे शो को एंड करने का, और मैं मैम को अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस देना चाहूंगी, और ये विश करूंगी कि आप और आगे जाएं, अपने पेरेंट्स का और भोपाल का नाम बहुत बहुत ज्यादा रोशन करें। तब तक के लिए सुनते रहिए द बीएसएस रिदम, मेरे यानी आरजे कशिश के साथ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय टू रूट्स। BSS Rhythm, BSS Rhythm, BSS